अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रूबी और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावल्स लैंड पर। चलें शुरू करते हैं आज के नावल की चौथी किस्त। अंशा की जिस वक्त आंख खुली, मिसिस सायर वहाँ से जा चुकी थी। बुखार की शिद्दत ने इसका जोड़ तोड़ कर रख दिया था, मगर कोई ऐसा नहीं था कि 2 घूंट पानी पिला देता। दवा दारू तो बहुत दूर परे की बात थी। इस वक्त शाम के साए गहरे पा रहे थे जब वो खुद ही हिम्मत करके उठी और कमरे से बाहर निकल आई, जहां कशादा सेन में इसका बाप अपनी बहन और भांजे के साथ रात का खाना खा रहा था। बेटी के बुखार की शिद्दत और भूख की इसे कोई खबर नहीं थी। अंशा अपने जलते आंसू को थैली की पूछ से रगड़ती किचन में चली आई। ओंठ बेहद खुश्क हो रहे थे जबकि गला जैसे सहरा बन गया था। कूलर से गिलास में पानी अंडेलते हुए इसने अपनी फुप्पो को आवाज़ सुनी। तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी अजीम। अंशा के कान खड़े हो गए थे, मगर नकाह ज़दा वजूद में ज़्यादा देर तक खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी। तभी गिलास हाथ में पकड़े वो वही ज़मीन पर पाँव पसार कर बैठ गई थी। तभी इसके कानों में अपने बाप की आवाज़ उतरी थी। कितनी बार कह चुका हूँ आपा, आप कोई भी बात करने के लिए मेरी इजाज़त तलब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जानती हूँ, मगर ये बात थोड़ी मुख्तलिफ है, कहीं तुम्हें बुरी ना लग जाए। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे बुरी लग सकती है। अजीम साहब का नवाला तोड़ता हाथ वही रुक गया। अंशा का दिल तेज़ धड़कना शुरू हो गया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अंशा के बारे में बात करनी थी तुझसे। अंशा के बारे में, हाँ अंशा के बारे में। वो साहर की बीवी आई थी आज अंशा को ले जाने, मगर मैंने ऐसी तबीयत साफ की कि कप जले पैर की बिल्ली की माने दुम दबाकर भाग गई। मगर ये मसला यहीं पर ख़त्म नहीं होगा अजीम, वो कल फिर आएगी और बार बार आएगी। अब तुम खुद सोचो, अपनी बीवी तुम्हारी अल्लाह को प्यारी होगी या बड़ी दोनों बेटियां अपने घरों में आबाद हैं। मैं कब तक चूल्हा चौकी करती रहूँगी। एक दिन मेरी हड्डियाँ भी जवाब दे जाएंगी। फिर तुम्हारा क्या होगा, इस घर का क्या होगा। तुम्हारी बेटी की तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है या इन लोगों जो जिन्हें पाली पलाई मुफ्त में मिल गया। बात तो आपकी ठीक है आपा, मैं खुद भी अब अंशा को साहर के घर रखने पर राज़ी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ, इसलिए तो चाहती हूँ ये किस्सा अब ख़त्म हो जाए। तुम्हारी बेटी पर सिर्फ तुम्हारा हक है बस। वो क्या जाल बुन रही थी अंशा को इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर मिसिस साहर की बेइज्जती पर इसका दिल ज़रूर कट कर रह गया था। बेशक इसकी माँ बीमार और कमज़ोर थी, मगर इसके लिए वो आसमान थी। ये अंशा को अब महसूस हो रहा था और रो रो कर थक चुकी थी। बाहर सेन में अजीम साहब कह रहे थे, ये तो आपकी मोहब्बत है आपा जो इतना ख्याल करती हैं मेरा। आप बिगड़ना इन माँ बेटियों ने तो सारी ज़िंदगी कुछ समझा ही नहीं है। जानती हूँ मेरे भाई, इसलिए तो कल रात एक बात सोची मैंने। कैसी बात। देखो भैया, मैं चाहती हूँ अंशा सारी उम्र तुम्हारे पास रहे, तुम्हारी खिदमत करे बस। वो तो ठीक है आपा, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है। कल को इसकी शादी करके इसे रुखसत तो करना ही है। हाँ हाँ, तो मैं ये कब कह रही हूँ कि शादी नहीं करेंगे इसकी। मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रही हैं। देखो भैया, मुझे ज़्यादा घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती। साफ सीधे लफ्ज़ों में मैं अंशा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, ताकि वो जो डाइन दिन रात मेरे बेटे का सुकून आराम किए हुए है, इससे हमारी जान छूटे, और दूसरा हम दोनों बहन भाई अपने बच्चों को एक रिश्ते में बांध कर सुकून की ज़िंदगी गुजारें। क्या कहते हो तुम। मैं क्या कह सकता हूँ, आपने सोच लिया तो ठीक है। अजीम साहब के लहजे में ठहराव था। अंदर किचन के फर्श पर पाँव बसार कर बैठी अंशा अजीम के अंदर कहीं कुछ टूटा था। पत्थर हुई आंखें फिर से भर आ गई। वो देर तक यूं ही बैठी रही, बेइस और जामत खामोश। दोपहर ढल चुकी थी। सुजान जिस वक्त घर में दाखिल हुआ, मिसिस साहर नमाज जोर से फारग होकर दोपहर का खाना भी बना चुकी थी। वो बाइक खड़ी करके मुंह पर ठंडे पानी के छपाके मारता किचन में चला आया था, जहां मिसिस साहर सलाद काट रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे, इतनी देर कर दी आज। वो इनके दुपट्टे से चेहरा खुश कर रहा था जब उन्होंने सवाल किया। जवाबन वो कुर्सी घसीट कर इनके मुकाबले बैठ गया। जी अम्मी, कुछ दोस्तों के साथ था, एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो गई है, इस सिलसिले में कुछ मुशावरत करनी थी। आप बताएं। अंशा की तरफ गई थी, अपनी मसरूफियात में भी वो इन्हें नहीं भूला था। मिसिस साहर ने सलाद वाला बाउल साइड पर रख दिया। हाँ गई थी, मगर अंशा से नहीं मिल सकी। क्यों, क्या वो घर पर नहीं थी। पता नहीं बेटा, असल में अंशा की फूफो ने मुझे इतना मौका ही नहीं दिया कि मैं इसके बारे में कोई इस्तफसार कर सकती। क्या मतलब, आप तो इसे लेने गई थी अम्मी, एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो गया, तैयारी करनी है ऐसा। वो हैरान ही तो रह गया था जब वो बोली थी। जानती हूँ, मगर उन्होंने बात ली ऐसी कर दी कि मैं कोई सवाल उठा ही नहीं सकी। मैं कुछ समझा नहीं, समझ तो मैं भी कुछ नहीं सकी, मगर जो बात उन्होंने कही मुझे
भी वो गलत नहीं लगी, इसलिए बिना इंशा से मिले मैं चुपचाप वापस लौट आई। क्या बात की उन्होंने, इससे गुस्सा भी आ रहा था मगर बेचैनी भी हो रही थी। खुद पर जब्त रखकर पूछा तो उन्होंने बताया, अंशा की फूफू का कहना है कि तुम और अंशा बालग हो चुकी हो, लिहाजा एक ही घर में तुम दोनों का बिना निकाह के रहना मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल से वो खुद भी अंशा के फ़र्ज से सबको दोष होकर अजीम साहब के घर पर काबिज होना चाहती हैं। फजूल औरत है अम्मी वो। आप बताएं, आप मेरी माँ हैं, अंशा को भी माँ बनकर ही पाला है। आपने कभी हमारे दरमियान कुछ गलत देखा है? क्या हम दोनों में से कोई ऐसी हरकत जिससे आपको लगा हो कि हमारा एक ही घर में बिना निकाह के रहना मुनासिब नहीं है? नहीं तो फिर आपको इस बात ठीक क्यों लगी? क्योंकि मैं इस औरत के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहती, क्योंकि मैं अपने दोनों बच्चों के दिलों का हाल बखूबी जानती हूँ। इसलिए चाहती हूँ बिना कोई रुकावट डले जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों के दरमियान एक मजबूत तलक कायम हो जाए। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन अभी जबकि मैं तालीम से फ़ारग भी नहीं हुआ, मेरे पास कोई अच्छी जॉब कोई कारोबार भी नहीं है, मैं कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कबूल कर सकता हूँ? ये सब बात की बातें हैं सुजान, बस एक बार निकाह हो जाए फिर रुखसती भले 5 साल बाद करवा लेना। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन पता नहीं अंशा इस पर राज़ी होगी कि नहीं। इसकी तुम मुझ पर छोड़ दो, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं इसके दिल का हाल हूँ। तो फिर ठीक है, आप ये गेंद आपके कोर्ट में है। वो मुस्कराया। मिसिस शाह ने प्यार से अपना हाथ इसके गाल पर रख दिया। तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ने चाहा तो अंशा सिर्फ तुम्हारी दुल्हन बनेगी। बस तुम सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, जब तक तुम्हारे और अंशा के दरमियान कोई मजबूत रिश्ता कायम ना हो जाए तुम इसके घर वालों को किसी किस्म के एतराज़ का मौका नहीं दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिक्र ना करें अम्मी, आपका बेटा ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे मेरे बेटे। रोशन नगाहों के साथ दोनों हाथों के प्याले में सुजान का चेहरा लिए उन्होंने इसकी पेशानी चूम ली थी। सुजान को लगा इसे बिना दुआ किए ही सब कुछ मिल गया हो, मगर इसे कहाँ खबर थी तकदीर इसके साथ कैसा अजीब खेल खेलने जा रही है। इसका बुखार अभी नहीं टूटा था मगर फिर भी हिम्मत करके अजीम साहब के कमरे में चली आई थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी अबू। इसका लहजा भीगा हुआ था। अजीम साहब जो टीवी देख रहे थे टेलीविज़न से नज़रें हटाकर बेजारी से इसे देखने लगे। करो, मुझे फुप्पो के बेटे से शादी नहीं करनी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान पर ही क्यों ना खिलना पड़े, मगर मैं आपकी बड़ी दोनों बेटियों की तरह चुपचाप आपके गलत फैसलों पर सर नहीं झुकाऊंगी। इनकी बेजारी ने इसे हिम्मत दिलाई थी सर उठाकर बात करने की, मगर अजीम साहब को इसकी ये गुस्ताखी एक आंख नहीं भाई थी। तभी वो कदरे गुस्से से बोले, ये बात तुम ना ही कहो, तब भी मैं पहले से जानता हूँ इसे, तो ये मामला आपा के सबूत कर दिया। वो जाने और तुम जानो, मैं आपकी बेटी हूँ, सकी बेटी, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस बार वो कमज़ोर पड़ी थी मगर अजीम साहब के लिए इसके आंसू कोई मायने नहीं रखते थे। तभी वो अकताट से बोले, तुम जैसी बदज़बान और सरकश बेटियों के बाप मजबूरन सख्त होते हैं, नहीं तो तुम्हारे जैसी बेटियां बीच चौराहे में इज्जत दो कौड़ी करके रख देती हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अपनी बहन का जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद तुम्हें अपनी बहू बनाने पर तैयार है। विगरना जितनी तुम बददिमाग और खुद सारो कोई जहन्नम में भी ना झोंके तुम्हें वही इनके नंगी तलवार के वार जैसे नुकीले अल्फाज। अंशा का दिल लहूलुहान होकर रह गया। मैं यहाँ आपसे अपनी तारीफ सुनने नहीं आई, सिर्फ ये बताने आई थी अगर आपने फूफो के साथ मिलकर ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता फूफो के नकम्मे और आवारा बेटे से तय करने की कोशिश की तो मैं कसम खा कर कहती हूँ अबू, मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी और मरने से पहले ये सबको ये बता कर जाऊंगी कि आप लोग मेरे कातिल हैं। आप लोगों ने खुद अपने हाथों से अपनी जान लेने पर मजबूर किया मुझे, इसलिए जो कदम भी उठाएं खूब सोच समझ कर उठाइएगा, नहीं तो बाद में नताइज की सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। अंदर की सारी खोलन सुलगते लहजे में समो कर इसने इन्हें वार्न किया, फिर बिना एक भी लफ्ज़ मजीद ज़बान से निकाले वापस पलट गई। दहलीज पर खड़ी अजीम साहब की आपा को इसकी जलती आंखों के अंगारों ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो जान गई थी ये लड़की हरगिज़ तरन वाला नहीं बनेगी और ना इस पर अपनी मर्जी मसलत करना इतना आसान होगा जितना कि उन्होंने समझ लिया था। तभी उन्होंने अपना इरादा बदला था। देख लिया आपने आपा कैसे तेवर दिखा कर गई है ये लड़की, हमेशा इसी तरह परेशान किया है इसने मुझे। अपनी बहन को दहलीज पर खड़ा देकर अजीम साहब ने अपना दुख रोया था। जवाब में वो पुरसोच अंदाज में सारे लाती इनके करीब से चली गई थी। देख लिया अजीम, ये शोभा इसी घर से मिली है, इसे यहाँ जाने के लिए ये ख्वाब देख रही है, मगर तुम परेशान मत हो, इसका कोई ना कोई हाल निकाल ही लूँगी मैं। इनकी निगाहों में भी गहरी सोच की परछाइयाँ थी। अजीम साहब इस बात में सारा लाकर फिर से टेलीविज़न की तरफ मुतवज्जो हो गए। वो पलट कर सीने पकड़ कर अपने कमरे में चली आई जहाँ इनका बेटा इम्तियाज़ बेचैन खड़ा इन्हीं की राह देख रहा था। आप क्या होगा अम्मी? इस बेगैरत ने तो साफ साफ जवाब दे दिया, कुछ नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कैसे ज़रूरत नहीं परेशान होने की? इसने जो कहा अगर वैसा किया तो हम सब तो बंदे मर जाएंगे। नहीं मरेंगे, क्योंकि जैसा वो कह रही है वैसा करने की नौबत ही नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? आपके मुंह पर खुदकशी की धमकी देकर गई है वो, जानती हूँ, मगर वो ऐसा नहीं कर पाएगी। तुम बस शादी की तैयारी करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वो इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कह रही थी।
इम्तियाज़ ने मुस्कुराते हुए देखकर खुद भी मुस्कुरा दिया। अगली सुबह अंशा के उठने से पहले वो खुद इसके कमरे में चली आई थी। आहट की आवाज़ पर अंशा की आंखें खुली तो उन्हें सामने देखकर इसका खून खोल उठा। क्या कहानी आप यहाँ? वही इसका खसीला बागी अंदाज शमशाद बेगम बर्दाश्त कर गई। बात करने आऊँ तुमसे? मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। बेहतर होगा अगर अभी आप यहाँ से चली जाएं। ठीक है चली जाती हूँ, मगर बात तो फिर भी करनी है तुमसे। ना सही शहर की बीवी के साथ ही सही। खबरदार खबरदार, अगर दोबारा आपने इनकी दिल आज़ारी करने की कोशिश की या अपने घर बुलाकर बेइज्जत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिस्तर से उठते हुए वो फिर जज्बातियत का शिकार हुई थी। शमशाद बेगम मुस्कुरा उठी। बुरा तो वाकई तुमसे ज़्यादा कोई नहीं, तभी तो बुढ़ापे में यूँ जलील कर रही हो सके बाप और इसकी बहन को। बहरहाल मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से मेरे भाई को कोई तकलीफ पहुँचे, इसलिए शहर की बीवी से कहो वो यहाँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए, बाइज्जत तरीके से ब्याह कर तुम्हें यहाँ से ले जाए। इसके बाद तुम्हारा और हमारा रिश्ता ख़त्म। बस। जितनी नफरत से उन्होंने कहा था, अंशा के अंदर इतनी बेयकीनी उतरी थी, मगर वो इसके चेहरे के रंगों को देखने के लिए वहाँ ठहरी नहीं थी। बेजान जिस समय जान कैसे लौट कर आती है, कोई इस वक्त अंशा अजीम से पूछता। बहुत तेज़ी से धड़कते दिल और कांपते जिस्म के साथ उसने फ़ौरन चादर ली और घर के दहलीज पार कर गई। गेट से बाहर खड़े इम्तियाज़ ने इसे नागवारी से देखकर रोकने की कोशिश की, मगर वो इसे मुकम्मल नज़रअंदाज करती तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई। इम्तियाज़ आग बगोला हो गया, फ़ौरन घर के अंदर आया। अम्मी अम्मी हलक फाड़ कर इसने एक ही सांस में अपनी माँ को कई आवाज़ें दे डाली थी। तभी वो भाग कर किचन से बाहर निकली। क्या हुआ, क्या हो गया? अंशा कहाँ गई? तुफ है तुम पर, सिर्फ यही पूछने के लिए खलक फाड़ रहे हो तुम? जो पूछ रहा हूँ इसका जवाब दे। इसके बेटे के तेवर अनोज जरहाना थे। वो सर पीट कर रहेगी। सार के घर गई है, मैं नहीं भेजा है। आप मजीद कोई बास पास की तो अभी जूता निकाल लूँगी। पाँव से आई समझ। इनकी चालें हमेशा गहरी होती हैं। इम्तियाज़ गुस्से से सर झटक कर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया। इसे यकीन था इसकी माँ ने अगर इसे कहा है कि अंशा सिर्फ इसकी दुल्हन बनेगी तो इसी अनहोनी को दुनिया की कोई ताकत इधर से उधर नहीं कर सकती थी सिवाय खुदा की ज़ात के। और बस खुदा की ज़ात ने इस होनी को अनहोनी में बदल कर और उसकी माँ के सारे बद इरादों पर पानी फेर कर रख दिया था। सार साहब के घर का दरवाज़ा हस्बे मामूल खुला था। अंशा इम्तियाज़ के खौफ से तेज तेज चलती जूनी सरत से अंदर दाखिल हुई। बाइक बाहर निकलते सुजान सार के साथ की बत्ती बुरी तरह टकरा गई। वो खुद भी इस टकराव के लिए तैयार नहीं था, तभी समते समते भी गिर गया। पूरे एक हफ्ते बाद वो सामने आई थी, वो भी इस अंदाज में कि आते इसे ज़मीन चटा दी थी। खैर से कुछ क़यामत की निशानी बनी घूम रही हो। इसे चोट आई थी तभी तब कर बोला था। अंशा इसकी हालत देखकर बेसाख्ता मुस्करा दी। आनी कहाँ है? इसके सवाल को अक्सर नज़रअंदाज करके इसने निगाहें दाएं बाएं दौड़ाई थी। जब वो बोला मार्केट गई हैं, इन्हें पिक करने जा रहा था, मगर तुमने इस काबल नहीं छोड़ा। बाइक संभाल कर वो उठ खड़ा हुआ था, मगर लहजे की तपश नहीं गई थी। अंशा फिर मुस्कुरा दी। इतनी चोट लगी नज़र नहीं आ रही जितना तुम ववीला कर रहे हो। तुम्हें लगी नहीं है ना? तुमने यही कहना है। इस बार गहरी निगाहों से इसे देखते वो पास आ खड़ा हुआ था। अंशा की थैलियाँ पसीने से बिकने लगी। कहाँ थी इतने दिनों से? ज़रा ख्याल नहीं आया मेरा? पोशीदा मोहब्बत ने इज़हार का लबादा ओढ़ लिया था। अंशा का दिल होरी शिद्दत से धड़कने लगा। सुजान ने इसकी खामोशी पर चुपके से इसके दोनों हाथ अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिए थे। तुम इस काबिल तो नहीं हो अंशा, मगर फिर भी मैं तुम्हारा आदी हो गया हूँ यार। तुम नज़र नहीं आती तो सांस रुकती हुई महसूस होती है। गमगीन देरे लहजे में कहता हुआ जैसे इसकी रूह ही फना कर गया था। अंशा की प्यासी निगाहें साख्त होकर जैसे इसके खूबसूरत चेहरे पर जम कर रह गई। जाने आज से पहले इसने इतनी शिद्दतें कहाँ छुपा रखी थी। कुछ कहोगी नहीं? इस बार इसकी खामोशी पर इसने आहिस्ता से इसका हाथ दबाया था। तभी वो बोली थी, कहूँगी मगर तुमसे नहीं, आनी से। क्यों? मुझसे क्यों नहीं? बस मेरी मर्जी। मुस्कुरा कर कहती वो इसके हाथ छड़ाकर इसके कमरे में चली आई थी। सुजान बाइक खड़ी करके इसके पीछे ही चला आया। पूरा कमरा अबतर हालत में सामने मौजूद था। अंशा ने सर पीट लिया। सुजान तुम इंसान हो या जिन? कैसे इतने कम दिनों में इतना बुरा हाल कर देती हो कमरे का? कमान। हेलो मोहतरमा, पूरे 7 दिन हो गए तुम्हें घर संवारे। इतना कसूर अपना कसूर ना देखना, बस मुझ में ही कीड़े निकालती रहना। इसकी निगाहों में शरारत थी। अंशा बिना इसकी तरफ देखे मुस्कुरा कर रहेगी। अच्छा बात सुनो, यहाँ बैठो। पहले मुझे बताओ क्यों नहीं आ सकी? तुम्हें एक हफ्ते से कोई मसला तो नहीं है ना? वहाँ परेशान सा वो फिर इसके मुकाबला खड़ा हुआ। अंशा पाँव लटका कर बेड पर बैठ की मसला था तभी नहीं आ सकी थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई मसला नहीं है। क्या मसला था बताओ मुझे? नीचे फर्श पर पंजों के बैर वो इसके मुकाबले बैठ गया था। अंशा ने नज़रें अपनी थैलियों पर टिका दी। दरअसल मैं पप्पू और अब्बू चाहते थे मैं पप्पू के बेटे
बेटे इम्तियाज़ से शादी कर लूँ, इसीलिए उन्होंने मुझ पर सख्त पाबंदी लगा दी थी कि मैं यहाँ ना आऊँ। मगर मैंने फुप्पो को और अब्बू को साफ बता दिया कि अगर उन्होंने ज़बरदस्ती इम्तियाज़ के साथ मेरी शादी करने की कोशिश की तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। अब्बू और फुप्पो दोनों जानते हैं कि मैं कितनी बागी हूँ, इसलिए वह अपने इरादे से पीछे हट गए और मुझे यहाँ आने की इजाज़त मिल गई। तुम्हारी फुप्पो का बेटा इम्तियाज़ तो शादीशुदा है ना? हाँ, मगर वह अपनी बीवी को तलाक दे रहा है। या खुदा यार, कैसे लोग हैं ये तुम्हारी फुप्पो और इनका बेटा। ज़रा किसी की ज़िंदगी के साथ खेलते खौफ नहीं आता इन्हें? होना खौफ खुदाई होता है तो ऐसा काम करते ही क्यों? वो तो ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता ये लोग यहाँ आसानी के साथ हमारे मामले में पीछे हट सकते हैं। जानती हूँ, इसलिए तो आनी से बात करने आई हूँ। क्या बात? तुम्हें क्यों बताऊँ? आनी को ही बताऊँगी। सोच लो, मेरी मर्ज़ी के बगैर आनी कुछ नहीं करेंगी। इसकी आंखों में फिर शरारत उतरी थी। अंशा की नज़रें झुक गई। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मुकर जाओ? किस बात से मुकर जाऊँ? इसी बात से कि तुम्हारी ज़िंदगी में मैं ज़रूरी नहीं। मैंने तुमसे कब कहा कि मेरी ज़िंदगी में तुम ज़रूरी हो? वो मुस्कराया था। अंशा ने फट सर उठाया। अच्छा, मैं ज़रूरी नहीं हूँ ना, तो अपना ये गंदा बिखरा कमरा खुद ही सवारों में ढूंढ लूँगी कोई हैंडसम सा अमीर कबीर शख्स। हाँ हाँ हाँ, किस हैंडसम से अमीर कबीर शख्स के बस तुम ही रहेगी। और नाक देखो अपनी छोटी सी, और ये नैन कटोरे ऑफ, क्या भैंस की आंखें होंगी इनके सामने। ना कद है ना रंगत है, बस ये बाल हैं जो लंबे और खूबसूरत है। मगर आजकल के अमीर कबीर हैंडसम नौजवानों को लंबे बाल मुतासर नहीं करते। इसकी जान जलाने का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देता था। अब भी यही हुआ। वो हट होगी। ओके, बहुत शुक्रिया मुझे मेरे बारे में इतनी तफसील से बताने का। मेरे नसीब में जो होगा मुझे मिल जाएगा। आनी आए तो मेरा बता देना। इन्हें फ़ौरन बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी जब इसने आंचल थाम लिया। कमरा तो साफ करती जाओ, वक्त नहीं है मेरे पास, खफकी से कहती वो फिर रुकी नहीं। सुजान देर तक इसे सोचता मुस्कुराता रहा। मिसी सार बाजार से आई तो वो बाइक ठीक कर रहा था। वो गुस्सा कर गई। शाबाश है बेटा, अम्मा को 5 मिनट में पहुंचने का कहकर 25 मिनट के बाद भी घर बैठे हो, इस बाइक का श्रृंगार कर रहे हो। मैं वहाँ गर्मी में ख्वाम हुआ इंतज़ार करती रही। आपका गुस्सा बजाय मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर आपकी बहू बेगम का है। बाइक छोड़कर खड़ा होता वो मुस्कुरा दिया था, तभी वो चौंकी। क्या मतलब? क्या अंजू आई थी? जी हाँ, आते ही अंधाधुंध टकरा गई। मैं बाइक बाय नकार रहा था, इसकी टक्कर से बाइक भी गिर गई और मैं भी। अच्छा, मगर कहीं चोट लगी नज़र तो नहीं आ रही। कमाल है, इधर चेक करें। इनका हाथ पकड़कर इसने अपने दिल पर रखा तो वो मुस्कुरा दी। कहाँ है मेरी बहू? चली गई लड़ झगड़ कर। क्यों? बस को आपको पता तो है इसकी आदत का है, मैं छोटी छोटी बातों पर जज्बाती हो जाती है। सुजान, बंदे के पुत्र बन जाओ, नहीं तो मैं किसी दिन जूतू से खबर लेती हूँ तुम्हारी। इसकी शरारत समझते हुए उन्होंने इसका कान खींचा तो वो खिलकर मुस्कुरा दिया। हद है यार अम्मी, अब तो कसम खा लिया सारी उम्र इस चुड़ैल की फेवर करने की। कल को आपका क्या भरोसा, आप बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल देंगे। चलो बेटा, अंशा सो रही है, तुम फीडर बनाओ, तुम नैपी चेंज करो। हाँ, तो इसमें बुरा क्या है? औलाद बराबर की होगी, जिम्मेदारियां भी बराबर की होनी चाहिए। देखा, मुझे पता था मेरे साथ फाउल करेंगी। बस मुझे नहीं करनी आपकी बेटी से शादी। मेरी तौबा, तुम्हारी तौबा बाद में कबूल होगी। पहले बताओ अंजू क्यों आई थी, इससे पूछे जाकर। आप मेरी कट्टी आपसे बस। दिल मसरतू से लबरेज था, मगर ऊपर ऊपर से वो खफकी दिखा रहा था। मिसिस सार बेटे को अच्छी तरह समझती थी, तभी मुस्कुरा कर इसके बाल बखेरती हुई अंदर लॉन्च में चली आई। सुजान ने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल कर पानी दिया तो उन्होंने फौरी हुक्म जारी कर दिया, अंजू को कहो शाम में मेरी बात सुने आकर, वो खुद ही आ जाएगी। अम्मी, इसे खुद भी कोई बात करनी थी आपसे। अच्छा, तबीयत कैसी थी इसकी? कमज़ोर लग रही थी, बहुत बुखार भी था। हूँ, चलो मैं नमाज़ पढ़ कर थोड़ी देर आराम करती हूँ, शाम में अगर वह ना आई तो खुद चक्कर लगाऊंगी वहाँ। पानी पीकर वो उठ खड़ी हुई थी। सुजान इस बात में सर हिलाकर रह गया। शाम में वो नहीं आई थी। मिसिस साहब ज़रूरी काम निपटा कर खुद इसके पास चली आई। इस बार अजीम साहब की बहन का इनके साथ रवैया बेहद हैरान कुन था। वो इनके साथ इतने पुरतपाक अंदाज में मोहब्बत से मिली कि इन्हें यकीन ही नहीं आया ये वही खातून है जिन्होंने भला वजह बेइज्जत करके इन्हें घर से निकाल दिया था। अंशा के साथ इन्हें तनाई में बैठने का मौका मिला तो उन्होंने पूछा, ये क्या माजरा है अंजू? अभी चंद दिन पहले ये औरत मेरी शक्ल देखने को तैयार नहीं थी और अब मुँह चूमने को तैयार है। बस वक्त वक्त की बात है आने। क्या मतलब? अभी चंद रोज़ पहले फूफो मुझे अपनी बहू बनाने पर तुली हुई थी, इसलिए आपके घर जाने पर भी पाबंदी थी। मगर फिर मैंने अब्बू से कहा अगर उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब्बू और फूफो दोनों जानते हैं मैं कितनी ज़िद्दी और बागी हूँ, इसलिए उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और कहने लगी कि मैं आपसे जाकर कहूँ कि आप इनके पास मेरे लिए रिश्ता लेकर आएँ।
हूँ तो ये बात है। जी हाँ, इसलिए इजाज़त मिलते ही फ़ौरन आपके पास आई थी, मगर आप घर पर नहीं मिली। और वो जो बदतमीज़ बेटा है ना आपका, वो हार्ट करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। आज भी इसने साफ कह दिया कि मैं इसके लिए ज़रूरी नहीं हूँ। वो शिकवा कना थी। मिसिस सर मुस्कुरा दी। इसको छोड़ो अंजू, वो तुमसे जो कहता है वो सच नहीं है। सच वो है जो मैं जानती हूँ। अच्छा खैर, मैं कल तुम्हारे अंकल के साथ आऊँगी बाकायदा रिश्ते की बात करने। अल्लाह ने चाहा और यह मामला बखैर खूबी अंजाम पा गया तो मैं नकाह में ताहीर नहीं करूँगी। तुम बस अपनी तैयारी रखो, ठीक है? जी शाबाश। मुतमिन दिल से के साथ अंशा का गाल थपथपा कर वो इसे बाहों के सार में ले चुकी थी। कमरे के बाहर खड़ी शमशाद बेगम ने ये सारी बातें चुपचाप सुनी। फिर जब ज़ेरे लब मुस्करा कर वहाँ से चल दी। वो वक्त ही जानता ही नहीं था कि तकदीर के पन्नों में कैसी बेरहम दस्तान रकम होने जा रही थी। कभी तो शायर सितम गरां में दोपहर ढल रही थी। अजियत और रंज के साथ दूसरा जो एहसास इसके साह पर भारी पड़ रहा था वो भूख और नकात का था। पिछले 2 दिन से सिवाय पानी के इसके खलक में कोई चीज़ नहीं गई थी। इसमें ज़रा भी चलने की हिम्मत होती तो वो वहाँ से निकल कर भाग जाती। इसे अब ज़िंदगी में कभी भी सुजान नामी असेब का सामना बार बार नहीं करना था, क्योंकि इस असेब ने इसकी पिछली सारी ज़िंदगी को निगल लिया है। बेबसी थी। कमरे में थकन का एहसास बढ़ा तो वो सुस्त कदमों से चलती बाहर कशादा सड़क पर खुलने वाली खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाई ज़िंदगी अपनी पूरी रंगीनी के साथ रवां दवां थी। दूर तक नज़रें इधर उधर दौड़ती अपनी तन्हाई के एहसास को कम करने की कोशिश करती रही। फिर इससे पहले कि वो थक कर वापस बिस्तर तक आती, इसकी नज़रें जैसे एक मंजर पर जम कर रहेगी। सड़क के उस पार ब्लैक कार के खुले दरवाजों से बाहर आने वाला वो एक मर्द सुजान साहर था, और इसके दांत दूसरे दरवाजों से निकल कर आम कदम होने वाली वो लड़की। भला वो कैसे भूल सकती थी हादिया ज़मीर चौधरी को? तो वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती थी। दोनों सड़क पार करके इस हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे जहाँ वो बेहोश होने के बाद लाई गई थी। एक करवाहट थी जो इन दोनों को साथ देकर इसके अंदर घुल गई थी। तभी वो तेज़ी से पलटी और फिर बिस्तर पर लेट कर सोती बन गई। फिलहाल इसे इन दोनों की शक्ल देखना भी गवारा नहीं थी। दरवाजे पर कदमों की आहट के साथ इसने अपनी आंखें बंद कर ली। सुजान और आदिया दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुए थे। अब कैसी है इसकी? आदिया की आवाज़ इसे सताई हुई सुनाई दी थी। इसका दिल चाहा वो खड़ी होकर इसका मुंह नोच डाले। तभी सुजान बोला, बेहतर है, मगर शायद साबी कमज़ोरी की वजह से न डाला हूँ। तुम ठीक हो ना? मुझे क्या होना है? वो ज़रा सा मुस्कराया था। तभी वो बोली थी, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो सुजान, तुम पागल और कुछ नहीं। नज़रें मुसलसल अंशा के चेहरे पर जमाए वो इसे टाल रहा था। जब वो बोली, जी हाँ पागल तो वाकई में हूँ, आफ्टर ऑल तुम्हारी मंगेतर जो ठहरी। कहने के साथ ही वो खिलकर हंसी थी। सुजान इसे देखकर रह गया। मुझे वाकई तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी आदो। तुम्हारी जिद ना होती तो मैं हरगिज़ तुम्हें इस घटिया इंसान के घर अकेला छोड़कर ना आता। हो कम अनसुजी में कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ कि कोई मुझे हड़प कर ले। अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ मैं। वैसे भी तुम्हारे होते मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, इतना यकीन है। कितना यकीन और मान था इसके लहजे में। अंशा के अंदर जैसे पांबड़ जाल उठे। क्या यही वो मोहब्बत थी जिसकी इसका पूरा जीवन निगल दिया था? अगर यही वो मोहब्बत थी तो ही जैसा ना आकबत अंदेश कोई नहीं था। इसे लगा जैसे एकदम से कमरे में हबस बहुत बढ़ गया है। वो अपनी सांस से घटती हुई महसूस हो रही थी। अनजान बनकर सोए रहने का नाटक अब ज़्यादा देर तक जारी रखना मुश्किल था। तभी शायद तकदीर को इस पर रहम आया और इसने आदिया को कहते सुना, मुझे बहुत भूख लगी है सोजी, चलो कहीं अच्छा सा डिनर करते हैं, साथ अंशा के लिए भी कुछ ले आएंगे। पता नहीं कब से भूखी होगी। वैसे भी अभी ये बहुत थक कर सो रही है। मेरे ख्याल से हम इसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। हूँ चलो। वो फ़ौरन मान गया। अंशा की बेआवाज़ आंसू इसके गाल को भगोने लगे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दुनिया में कहाँ जाए, किससे मान मांगे। यहाँ तो हर शख्स लुटेरा बना हुआ घूम रहा था, कोई छुप कर तो कोई खुलेआम। आदिया और सुजान जा चुके थे। वो पूरी आज़ादी के साथ बेड पर बैठकर देर तक रोती रही। तो यही वो वजह थी जिसके लिए इसकी पूरी ज़िंदगी आग की भट्टी पर रख दी गई थी। वो जितना सोच रही थी इतना ही शरियानें फट रही थी। वक्त ने इसके पास कुछ नहीं रहने दिया था, कुछ भी नहीं। शाम डाल रही थी जब वो इसके लिए खाना लेकर वापस आया था। अंशा को बेड पर बैठे देखकर इसे खुशी हुई थी। कैसी तबीयत है? अब खाना मेज़ पर रखते हुए इसने पूछा तो वो चुप रही। मैंने कुछ पूछा है? इसी खामोशी पर वो पलटा था, मगर अंशा ने नज़र उठाकर इसे नहीं देखा। जैसी तुम्हें नज़र आ रही हूँ वैसे ही हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ मैं। अच्छी बात है, मुनाफिक होना भी नहीं चाहिए। मेरा शोहर कहाँ है?
सुजान के में गुमान भी नहीं था कि इससे ये सवाल करेगी, तभी वो बेसाख्ता चौंका था। फिर एक नज़र से देखते हुए बोला, अभी तो हवालात में है, कल का पता नहीं, कल वो बाहर होगा इंशाल्लाह। किसी माई के लैल की इतनी जरूरत नहीं किसी सलाखों के पीछे कैद कर सके। इसका खसीला लहजा सुजान को हैरान कर रहा था। शायद तभी वो कदरे छोबे से बोला था, हो सकता है क्योंकि इस मुल्क में हर 2 नंबर आदमी के हाथ बहुत लंबे, हम जैसे मामूली से अफीसर चाहे जितने भी सच्चे और ईमानदार हों कुछ बगाड़ नहीं सकते इनका। मगर तुम भूल रही हो मोहतरमा शाजीम साहबा के इस शख्स ने कई साल तुम्हें अपने घर में कैदी बनाकर रखा है। मुझ तक जो मालूमात पहुंची है इनके मुताबिक वो तुम पर जबर और जुल्म भी करता रहा है, फिर भी तुम इसकी हमायत में बोल रही हो। हाँ, क्योंकि वो जैसा भी है मुनाफिक नहीं है, जो जुर्म भी करता है सरेआम करता है। मैं इसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हूँ, जान देता है वो मुझ पर, मगर मैं इससे दूर भागती रही, इसलिए मजबूरन से मुझ पर जबर करना पड़ा। इंसान जिस पर जान देता है इस पर मजबूरन भी जबर नहीं करता, ये याद रखना। दूसरी बात, तुम इसकी ज़िंदगी में आने वाली वाहिद लड़की नहीं हो। औरतों और लड़कियों के साथ जानवरों और परिंदों और कीमती लकड़ी की चोरी खरीदो फरोख्त कारोबार है इसका। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? वो जो भी करे। अंदर कहीं आग लगी थी तो शोले बाहर निकले लगे। सुजान ने देखा इसकी आंखों में किसी पुरानी शनासाई की झलक नहीं थी। रोई रोई सी इन सुर्ख उदास आंखों में इसे खो देने का कोई दुख नहीं था। इसे बेसाख्ता कुछ चीज़ें याद आई। इसने किस्से कहानियाँ में सुना था कि मजोर को सियासत से मोहब्बत हो जाती है। आज ये हकीकत भी इसके सामने आ गई थी। इसे जिस लड़की से इश्क हुआ था वो अपने सियात की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। इसे लगा जैसे किसी ने इसके वजूद को बम से ब्लास्ट कर दिया हो, मगर फिर भी इसने उम्मीद की रस्सी नहीं छोड़ी। वो बहुत गलत आदमी है अंशा, कभी कभी नुकसान पहुँचा सकता है तुम्हें। इस बार इसका धीमा लहजा टूटा हुआ था, मगर वो इतनी जल चुकी थी कि इसे कोई राय देने पर तैयार नहीं हुई। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, वह जैसा भी है जितना भी ये गलत है, ये मेरा और इसका मामला है। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तुम क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ गए हो हमारे यहाँ? इसने मेरे साथ गलत किया, मुझे ख़रीदा, ज़बरदस्ती निकाह किया, मेरे तंग करने पर हाथ भी उठाया, मगर कभी मेरे जज्बात के साथ नहीं खेला, कभी ज़बरदस्ती मेरी इज़्ज़त पर डाका नहीं डाला। सारी दुनिया के लिए वो जैसा भी है मुझे परवाह नहीं, मगर मेरे लिए वो सब कुछ आई समझ। खुदा का वास्ता है तुम्हें मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज़। वो इतनी तलख और जनबी क्यों हो रही थी? इसके वे में गुमान में भी नहीं था। सुजान को लगा जैसे इसका सब कुछ जल कर खाक हो गया हो। अगले चंद लम्हों तक इसे बोला ही नहीं गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा करके इसने लब खोले थे। कभी तुम मेरे लिए भी जूनी जज्बाती हुआ करती थी अंशा। इसके लफ्ज़ों से लौ टपक रहा था, मगर इसने नहीं देखा ना महसूस किया। वो तो अपनी खुद साख्ता आग में जल रही थी। सुजान के लहजे का ज़ख्मीपन इसे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सुलग कर बोली, पागलपन था वो मेरा, बेवकूफ़ थी मैं, या शायद वो उम्र ही ऐसी होती है नादानियों वाली। इस उम्र में शायद हर लड़की मेरी तरह नादान होती है। जो भी मिला वही अच्छा लग गया, चाहे इस गलती पर बाद में सारी उम्र पछताना ही क्यों ना पड़े। लफ्ज़ों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं। इस वक्त अंशा अज़ीम के लफ्ज़ों ने भी सेल उलान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो हर्ट हुआ था और बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। पिछले 7 साल जैसे इसने बसर किए थे वही जानता था। एक पल जैसे अजाब बनकर गुजारा था इस पर, मगर जितनी तकलीफ़ इस वक्त हो रही थी इतनी तो कभी नहीं हुई थी। तभी वो उठा था और सरात से दरवाजे की तरफ बढ़ा था। जब वो बोली, मुझे मेरे घर वापस छोड़ कर आओ। अभी इसी वक्त दरवाजे की नाप पर इसके हाथ सख्त हुए। फिर वो बिना पलट का इसे तेज़ी से बाहर निकल गया। इसे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं था। वो बहुत तेज़ कदमों से चलता कमरे में आया था। हादिया जो कमरे के बाहर टेरेस पर खड़ी थी इसे यूं तूफ़ानी रफ्तार से कमरे की तरफ जाते, फिर 2 मिनट के बाद इसी रफ्तार से वापस आते देखकर हैरान हुए बगैर ना रह सकी। सुजान बर्क रफ्तारी से इसे आवाज़ दी थी, मगर वो इसकी पकार सुनी और सुनी करता तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ा और फिर जन से गाड़ी वहाँ से भगा कर ले गया। हादिया को कुछ गैर मामूली होने का एहसास हुआ तो इसने फ़ौरन साल उठाकर इससे कार मिलाई। बेल मुसलसल जाती रही मगर इसकी कार रिसीव नहीं हुई थी। तभी इसे परेशानी लाहक हुई, कहीं कुछ गलत हुआ था। अभी कुछ देर पहले जब होटल से खाना खाकर गट्ठे निकले थे तो सब कुछ ठीक था। दोनों कितने खुश थे, कहीं कोई उलझन नहीं थी। सुजान इसे वहाँ इसके कमरे के बाहर ड्रॉप करके खुद अंशा के पास चला गया था। क्या हुआ था वहाँ इसे कुछ खबर नहीं थी। पहला ख्याल जो इसके दिमाग में आया वो यही था कि अंशा को कुछ हो गया है, शायद तभी वो यूँ हवा की रफ्तार से निकला था। इसी ख्याल के आने की देर थी कि वो बिजली की बरक रफ्तारी से खुद भी गाड़ी की तरफ बढ़ी और फिर अगले चंद ही लम्हों में गाड़ी जाने पहचाने रास्तों पर फराटे भरने लगी थी। 15 मिनट का रास्ता इसने 5 मिनट में तय किया था। मतलूबा हॉस्टल के सामने गाड़ी रोककर वो तकरीबन भागते हुए अंशा के कमरे तक पहुंची थी। अंशा जिसकी आंखें रोने की शिद्दत से सुर्ख हो चुकी थी, इसे यूं बदवासी के आलम में कमरे में दाखिल होते देखकर चौंक गई
ओ अंशा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। मैं बहुत डर गई थी। इसे जिंदा जावेद सामने पाकर इसे बेसाख्ता शुक्र अदा किया था। जवाब में अंशा ने नफरत से मुंह फेर लिया। हैरत की बात है, मुझे जिंदा जावेद पाकर तुम शुक्र अदा कर रही हो, क्या मतलब? इसके नफरत भरे तंज़ लहजे पर वो हैरानी तो रह गई थी। अंशा ने इसे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। तभी इसे कुछ क्लिक हुआ। सुजान कहाँ है? तुम्हें पता होना चाहिए। इसका तुम गर्लफ्रेंड हो इसकी, बल्कि रखेल कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका दिमाग आग में जल रहा था। इसे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो किस कदर गलत लफ्ज़ों का सहारा ले रही है। हदिया को जैसे ज़ोर का धक्का लगा। शट अप! में खुद पर जब्त की हज़ारों कोशिश के बावजूद वो खुद को चलाने से बाज नहीं रख सकी। अंशा ने इसके चलाने पर तनफर से सर झटक दिया। तभी वो उल्टे पाँव बाहर भागी थी कि अंशा से ज़्यादा इस वक्त सुजान को इसकी ज़रूरत थी। कपकपाती उंगलियों से मुसलसल सुजान का नंबर प्रेस करती वो गाड़ी में आ बैठी। अंशा का लहजा और अल्फाज बता रहे थे कि ज़रूर इसके और सुजान के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है। अगर झगड़ा हुआ भी था तो इसकी नौयत का इतनी शदीद थी कि सुजान हर चीज़ दाव पर लगा देता। इसे लगा जैसे इसका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। सुजान कहाँ गया और क्या करने का इरादा रखता था? इस वक्त ये सवाल किसी अस्ते की तरह इसे डस रहा था। फुल स्पीड से बिना रास्ते का तयन किए गाड़ी भगाती वो मुसलसल सुजान को कॉल कर रही थी। जब इसने इसकी कॉल पिक कर ली, हेलो सुजान, एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए गोया इसने अपनी जान हथेली पर रख दी थी। इसकी किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी ने पलटा नहीं खाया। बिगरना जोर कत इसने की थी। गाड़ी कल्टी होकर कब की आग के शोलों की नज़र हो चुकी होती। सुजान दूसरी तरफ की खामोशी से उला रही थी। तभी वो बेचैनी से तकरीबन चलाई थी। सुजान ने बेसाख्ता गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ आदिया, इस्लाम में खुदकशी आराम है। अपने हाथों से अपनी जान लेने वाले को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा जब तक कि वो खुद रही मौका इसे माफ़ ना कर दे। मगर मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। ज़िंदा रहने के लिए मेरे पास अब कोई वजह नहीं रही है। इसलिए बस समझो कि मेरा और ज़िंदगी का साथ बस यही तक था। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। दुख सुख के हर मौसम में तुमने मेरा साथ दिया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूँ आदिया, अगर मेरी ज़िंदगी में अंशा अजीम नामी खूबसूरत सहारा ना होती तो लाजमी मैं तुमसे मोहब्बत करता। शादी भी, तुम्हारी कॉल भी इस वक्त इसीलिए पिक की है ताकि ये एक आखिरी इतराफ़ करके तुम्हारा कुछ कर्ज तो उतार सकूं। मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो मेरे बाद अंशा का भी ख्याल रखना, क्योंकि तुम जानती हो मैंने इससे कितनी मोहब्बत किया है। इस वक्त सुजान शहर का भीगा हुआ लहजा इस बात की चुगली खा रहा था। वो बहुत शिकस्ता दिल था, बहुत टूटा हुआ था। आदिया को लगा जैसे इसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। सुजान ने अनजाने से खौफ की पेंट चढ़कर इसने बेताबी से इसे पुकारा। वो इसकी बात काट कर बेबसी से बोला, कुछ मत कहना हादो, बस बहुत हो गया, बहुत थक गया हूँ मैं, आप सिर्फ सोना चाहता हूँ। जिल्लत की मौत ही से इस बेरहम ज़िंदगी से छुटकारा तो मिलेगा। तुम बस अपना ख्याल रखना और मेरी बात सुनो सुजान, तुम्हें सुसाइड करनी है तुम शौक से करो। मुझे और मेरे किरदार को पहाड़ में झोंको। खुद मरने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए अंशा को आकर देख लो। वो मर रही है, डॉक्टर साहब ICU में लेकर जा रहे हैं इसे, मगर वो बार बार तुम्हें पका रही है। मैं भी यही हूँ सुजान, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। इसके दिमाग ने बर वक्त काम किया था और इसने वो तुर्क पत्ता फेंका था जिसके बारे में इसे 100% उम्मीद थी कि वो काम करेगा। इस एक चाल के अलावा इसके पास इतनी वक्त से अपनी जान खुद लेने से रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं था। सुजान इसके लहजे की तड़प और रोने से ब्लैकमेल होकर वाकई इसकी चाल में आ गया था। क्या हुआ अंशा को? अगले पल इसने पूछा। दिया कि रुकी सांस जैसे फिर से बहाल होगी। सुसाइड किया इसने, छुरी से कलाई की वेन काट लिया। सुजान ने अगला सवाल नहीं किया, फ़ौरन कॉल काट दिया। दिया जानती हो आप बिजली की रफ्तारी से हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करेगा, और वो इसके पहुंचने से पहले वहां नहीं पहुंची तो इसकी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। तभी इसने गाड़ी को रिवर्स में डाला। ऑफिस की कार जैसे शफाफ सड़क पर भागते हुए हवा से बातें करने लगी। सुजान जब तक हॉस्पिटल पहुंचा दिया वहाँ पहले से मौजूद था। तभी वो गाड़ी से उतरकर तकरीबन भागता इसकी तरफ आया। कैसी अंजू, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? आदिया देख सकती थी जितना वो परेशान था। तभी वो नरमी से अपना हाथ इसके कंधे पर रखते हुए बोली, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कहाँ है वो? वही जहाँ तुम इसे छोड़ कर गए थे। क्या मतलब? चौंका तो वो बोली, अंशा को कुछ नहीं हुआ और वो ठीक है। मेरे पास तुम्हारी जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ये झूठ बोलना पड़ा। हादिया तुम वो सटपटाया था। हादिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं बहुत बुरी हूँ, मगर मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। सुजान, मैं नहीं जानती किस बात ने तुम्हें इतना बड़ा दुख उठाने पर मजबूर किया, मगर ये हकीकत है कि तुम बहुत अनमोल हो मेरे लिए भी और इस अंशा के लिए भी, जिसे आज भी तुम अपनी जान से बढ़कर प्यार करते हो। चुप कर जाओ यार, बहुत बेउदार हरकत की है तुमने। वो खफा था मगर आदिया ने परवाह नहीं की। जानती हूँ, मगर तुम्हारी जान से बचाने का कोई और तरीका नहीं था। बाढ़ में गई ऐसी जान, अचार डालना ऐसी ज़िंदगी का मैंने जिसमें सुकून
ही ना हो। सुकून तो पिछले कई सालों से नहीं है, फिर पहले क्यों ख्याल नहीं आया तुम्हें? ऐसी बज़दिलाना हरकत का वो खफा हुई, तभी वो कमज़ोर पड़ गया। तंग आ गया हूँ मैं, अब खुद से बहुत तंग आ गया हूँ। जो भी है, मगर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा खुद अपने हाथों से करने का तुम्हें कोई इख्तियार नहीं दिया गया, तो क्या करूँ मैं? पिछले 7 साल से जिस लड़की की मोहब्बत में मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वो मुझसे कहती है मुझे जीने का कोई हक़ नहीं। इसका डाको लेटर और 5 शोर में से बेहतर है इसके लिए। वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता था। आदिया इसका हाथ थाम का इसे कॉरिडोर में पड़े सोफे की तरफ ले आई। अगर तुम्हें लगता है कि अंशा के दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है तो ऐसा नहीं है सुजान। वो यकीनन किसी बड़ी गलतफहमी में मुब्तला है। शायद इतने सालों के बाद हम दोनों को एक साथ देखा, इसे कोई गलत फहमी लाक हो गया। तुम इसे क्लियर करो, तुम सिर्फ इसी के थे, आज भी हो, तुम इसी के हो। तुम देखना, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात हमारे मेरे तल्लक की नहीं है, बात इसकी और समान अहमद के तल्लक की है। वो इस शख्स को गलत नहीं समझती, वकील बनी हुई है इसकी, मुझ पर अहमियत देती है इसे। कोई वजह होगी इसके पीछे, कोई वजह नहीं है, बस दिमाग ख़राब हो गया इसका। गुस्से से कहता वो उठ खड़ा हुआ। हादिया गहरी सांस लेकर रहेगी। वादी में इस रात फिर बर्फीली हवाओं का जोर था। हादिया शाम में सोकर उठी तो सुजान अपने कमरे में मौजूद नहीं था। वो जानती थी वो ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब है, तभी अपना गर्म कोट कंधे पर डालती वो नशीबी इलाके की तरफ चली आई। सुजान जब भी बहुत परेशान या उदास होता था वही आता था। इस वक्त भी इसकी तवक्को के मुताबिक वो वही पहाड़ी ढलान पर अकेला बैठा नीचे वादी के पर पेच रास्तों पर नगाह जमाए हुए था। आदिया धीमे कदमों से चलती इसके पहलू में जा बैठी। क्या बात है सुजान, क्या अभी तक नाराज़ हो? नहीं। इसकी आमद पर गहरी सादा भरते हुए इसने नीचे गहरी वादी के पुरपेच रास्तों से नज़र हटाई। तो फिर खामोश क्यों हो, बात क्यों नहीं कर रही? इसने पूछा। दिल नहीं चाह रहा? क्या अंशा की वजह से परेशान हो? नहीं। फिर पता नहीं, कभी कभी अपने दिल के उदास की वजह खुद मेरी समझ में नहीं आती। ठीक है, लेकिन क्या तुम इतना बता सकते हो तुम्हारे और अंशा के दरमियान ऐसी क्या बात हुई? आखिर क्या इतने समझदार इंसान हो कि तुम एक नायत ही गलत फैसला कर बैठे? क्या होता अगर मुझे बर वक्त पता नहीं चलता? मेरी जान जाती है ये सोचकर कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। वो जज्बाती हुई थी। सुजान की उदास निगाहें भटक कर फिर वादी के पुरपीछ रास्तों से उलझ गई। वो बोला तो इसका लहजा ब्याह शिकस्ता था। क्या समझदार इंसानों के सीने में दिल नहीं होता? क्या इन्हें कोई बात बहुत तकलीफ़ नहीं दे सकती? मैंने ये नहीं कहा, मैं सिर्फ वो वजह जानना चाहती हूँ जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी। क्या करोगी वजह जानकर? कुछ नहीं, बस कोशिश करूँगी कि दोबारा ऐसी कोई सूरत पैदा ना हो। अब वो बराह रास्त इसकी आंखों में देख रही थी। सुजान के अंदाज की घुटन को जैसे कोई रोज़न मिल गया। वो बोला तो इसका लहजा बेहद नरम था। मेरा दिल टूट गया है हादो। जिस लड़की की मोहब्बत ने 7 सालों से मुझे सारी दुनिया से काट कर रखा हुआ था, वो लड़की पूरे 7 साल के बाद अचानक गैर मुतवक्का मकाम पर मिली भी, तो इस हाल में कि इसका पूर किसी और की मोहब्बत में झगड़ा हुआ है। किसी और भी कौन? एक स्मगलर, एक दरिंदा जिसे ठीक से और ज़ात की इज्जत करना भी नहीं आती। वो कहती है मुझसे मोहब्बत इसकी नादानी थी। इसे खबर ही नहीं कि इसकी मोहब्बत में मैं किस हाल में पहुंच गया हूँ। अंदर के जख्म बाहर निकलते तो लहजा भी फट गया। आदिया इसे दुखी देकर खुद भी अफसरदा हो गई। तुम ठीक कह रहे हो सोजी, मैं खुद तो बहुत हैरान हूँ कि इतने सालों के बाद तुम्हारे साथ साथ वो मुझे यूँ मिली जैसे कभी जानती ना हो। शायद वो हम दोनों के हवाले से किसी बदगुमानी की लपेट में है। कैसी बदगुमानी? मैंने आज तक इसके सामने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। यूनिवर्सिटी लाइफ तुम्हारे सामने है, किसी लड़की की तरह कोई गलत निगाह नहीं उठाई। अब इतने सालों के बाद भी अगर तुम साथ हो तो सिर्फ इसलिए कि हम यूनिवर्सिटी फेलो हैं। तुम पहले अंशा की दोस्त हो, फिर मेरी। तुम बताओ इस सारी हकीकत में बदगुमानी का वजूद या गुंजाइश कहाँ निकलती है? क्या तुम्हें याद नहीं, इस रोज़ा में एक दोस्त के घर इसकी माँ को ड्रिप लगाने गया तो इसने क्या किया था पीछे? इसकी नज़र में मैं सिर्फ फ्लडी, गैर जिम्मेदार और लापरवाह इंसान ही रहा हूँ। तभी तो सिर्फ 7 सालों में वो मुझे भूल गई है। हो सकता है मैंने इसके साथ जो मजाक किया इसकी वजह नहीं याद हो। वो कोई बहुत बड़ी हो सकता है मैंने इसके साथ मजाक किया था, इसकी वजह से नहीं याद हो। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हकीकत यही है कि इसका दिल बदल गया है। वो कैसे, क्यों, कब समाने में तक पहुंची मैं नहीं जानता, मगर शायद इस शख्स के असर वसोग, इसकी दौलत और वजाहत ने इसका दिल बदल दिया। हो सकता है। बहरहाल सिर्फ एक बात तुम इसे क्लियर ज़रूर करना कि तुमने इसकी मोहब्बत की है, इसके सिवा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं रहा। इससे क्या होगा? लहू रंग नंगाई उठाते हुए बड़ी ज़ख्मी सी मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखरी। तभी वो बोली, इसका दिल साफ़ हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारी तरफ वापस पलट आए, किसी और की मोहब्बत दिल में रख कर। हो सकता है ऐसा ना हो।
और अगर ऐसा हुआ तो मेरा तुमसे वादा है सोजी, इस शख्स को रोए ज़मीन पर जिंदा रहने नहीं दूंगी मैं। इस बार वो हंसा था दिल खोल कर, मगर इसकी हंसी में भी नमी थी। पागल हो तुम यार, इसे मार देने से क्या होगा? इसके लिए जो मोहब्बत अंशा अजीम के दिल में है वो तो नहीं मरेगी। ये सब बाद की बातें। अभी ये बताओ कि इस स्टूपिड शख्स को नकेल कैसे डालनी है? पूरा मीडिया इसका चर्चा कर रहा है। अपनी बीवी के अगवा पर सुना है कि बहुत आग बगोला होकर तेजी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है वो। अगर इसकी जमानत होगी तो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। मेरा क्या नुकसान कर सकता है वो? अब मेरा सब कुछ तो पहले ही छीन चुका है वो। अब सिर्फ ये जान बाकी है, इसका भी लालच नहीं किया मैंने। अच्छा बस चलो उठो, अंशा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाना है। फिर भी सुगरा की बच्ची से रब्ता करके इसे अपनी वफादारी का यकीन भी दिलाना है, ठीक है? क्या इसकी तरफ से कोई कॉल आई थी? हों, परसों से हज़ारों कॉलें कर चुकी है अपने सम्मान सर की बीवी के बारे में मालूमात लेने के लिए। फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना? मैंने इसे बताया हुआ है कि मैं तुम्हें दिल से पसंद नहीं करती, इसलिए तुम्हारे खिलाफ इनकी मदद करूंगी। अब इसकी कॉल्स के जवाब में इन्हें यकीन दिलाना पड़ रहा है कि मैं तुम्हें अंशा का पता लगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ। गुड। इस बार हल्की सी चपत इसके सर पर मारते हुए वो उठ खड़ा हुआ था। हादिया ज़मीर चौधरी भी कपड़े झाड़ती इसके साथ ही उठ खड़ी हुई थी। शाम डाल रही थी। खुश्क हवा जैसे बदन में सुराख करती जिस्म के खेमे में पनाह ढूंढती बेचैन हो रही थी। वो दोनों सुस्त कदमों से चलते गाड़ी तक आए, फिर गाड़ी हॉस्पिटल के रास्ते पर डाल दी। तवील कॉरिडोर अपूर करके जिस वक्त वह अंशा अजीम के कमरे में आया तो वह खिड़की के पास खड़ी सोचों में गुम थी। सुजान का दिल जैसे डूब सा गया। तभी सुस्त कदमों से चलता हुआ उसके पहलू में आ खड़ा हुआ। चलो। अंशा ने पलट कर इसको देखा, फिर फौरन रुख फेर लिया। कॉरिडोर से अपने कमरे तक इसने इन दोनों को कदम से कदम मिलाकर साथ चलते देखा था। फिर दोनों में कुछ तय हुआ और अंशा ने देखा कि हादिया कमरे के दरवाजे से पलट गई। वो खून के घूंट न पीती तो और क्या करती जाने। वो दोनों इसके साथ कौन सी आंख में चोली खेल रहे थे। इसकी पूरी जिंदगी उजाड़ कर वो इसे हमदर्दी की भीख दे रहे थे, इस पर तरस खा के इसकी मदद कर रहे थे। वो क्यों मदद कबूल करती इनकी? क्यों हमदर्दी की भीख लेती? एक उजड़े टूटे दिल के साथ दगा क्यों करती? अपना चीदार, अपना बरम इससे अब दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारा था। तब भी वो बोली, मैं यहाँ से सिर्फ अपने शौहर के पास जाना चाहती हूँ बस। ठीक है चली जाना, मगर इससे पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, जानता हूँ, मगर फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं हमारे दरमियान जिनका क्लियर होना ज़रूरी है। इस बार पैंट की पॉकेट्स में दोनों हाथ डालते हुए इसने तम्मुल से कहा था, जा, मुझे तुम्हारी किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं, फिर क्लियर होना ना होना कोई मैं नहीं रखता। क्यों मैं नहीं रखता? 7 सालों में इतने ही पत्थर नहीं हो जाते? मेरा हो गया है। मगर क्यों? वो एकदम भड़क उठा। तुम्हें पता है पिछले 7 सालों में मैं और आदिया पागलों की तरह तुम्हें ढूंढने की कोशिश करते रहे। मुझे लगा शायद तुम्हारे कज़न और फूफी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया। कुछ अंदाज़ा है तुम्हें कि इस ख्याल ने इतना बेचैन कर रखा है मुझे कहीं तुम्हारे साथ तुम्हारी बहनों की तरह कुछ गलत ना हो गया हो। मगर नहीं, तुम्हें एहसास क्यों होगा? तुमने कभी मेरे अपने रिश्ते को समझने की कोशिश नहीं की। तुमसे अच्छी तो वो आदो है जो मुझे समझती है, मगर तुम इसके लिए भी अजनबी बनी हुई हो। नफरत करती हूँ इससे, जबकि वो बेहद अच्छी लड़की है, इस काबिल है कि इसे चाहा और सराहा जाए, पूरी ज़िंदगी इसके साथ गुजारी जाए। काश मेरे बस में होता तो मैं इश्क करता इससे। मगर बकवास बंद करो अपनी। वो भी बात की तहमीयत से बंद रहा था जब वो धाड़ उठी। कमरे में दाखिल होती आदिया ज़मीर चौधरी ने इसके सुर्ख आंखों में बेताशा नफरत उमड़ती देखी। वो वही रुक गई। अंशा पत्थर हुए सुजान सार के सामने खड़ी थी। मुझे तुम्हारी किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से तुम भी जहन्नम में जाओ और ये भी। मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला मेरा शौहर है। अगर तुम दोनों की वजह से इस पर कोई आंच आई तो याद रखना, खाल खींच लूँगी मैं तुम दोनों की। जिस आग में वो जल रही थी इसके सामने 10 सुजान साहर भी होते हुए जलाकर राख कर देती। सुजान साहर भी इसी लम्हे जलकर राख हो गया। तभी आदिया आगे आई। तुम इतनी कठोर और अजनबी कैसे होगी अंशा? तुम्हें खबर है कैसे अपनी जान मुश्किल में डालकर ये शख्स तुम्हें इस दरिंदे की कैद से निकाल कर लाया है, जिसे मेरा शौहर कहते ज़बान ही सूख रही तुम्हारी। हमने समझा था इतने सालों के बाद मुझे और सुजान को अपने सामने देखा तुम खुशी से पागल हो जाओगी, मगर नहीं, तुम तो इतनी रूड और लातलक बनकर सामने आई हो जैसे हमें जानती ही नहीं हो। कल तक जिस सुजान सार पर जान देती थी, आज वही सुजान सार तुम्हारी वजह से अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है, मगर तुम्हें परवाह ही नहीं। इतनी संग दिल कैसे हो सकती हो तुम? सुजान की निस्बत इसका लहजा मजबूत था। अंशा ने रुख फेर कर अपने आंसू छुपा लिए। सुजान सार और तुम और सुजान सार, तुम दोनों से माजी में जो भी तलक रहा, मगर अब मैं तुम दोनों से कोई तलक नहीं रखना चाहती। मत तरस खाओ मेरे हालात पर। तुम दोनों की शक्ल देखने की रवादार नहीं हूँ मैं आई बात तुम्हारी समझ में, जान छोड़ दो मेरी। अब तुम लोग, खुदा का वास्ता, तुम्हें जितना तलक वो अपने लहजे को कर सकती थी इसने किया था। सुजान की बर्दाश्त बस यही तक थी। वो पलटा था, फिर तेज कदमों से चलता कमरे से निकल गया।
आदिया ने इसे जाते हुए देखा तो फिर अफसोस से अंशा को देखते हुए बोली, इस रवैये की वजह जान सकती हूँ? नहीं, तनफर से कहते हुए अंशा ने रुख फेर लिया। वो गहरी सांस भर कर रहेगी। चलो ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक, सपाट लहजे में कहती वो रुकी नहीं थी, खुद भी सुजान के पीछे बाहर निकल गई थी। जब अंशा पलट कर बेड पर बैठी अपना जब्त खो बैठी, इसे लगा जैसे इसने खुद अपने हाथों से अपने वजूद को और कुएं में धकेल दिया। और कहते हैं ना, मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है, मगर ये अंशा अजीम की ज़िंदगी थी जिसमें मुश्किल के बाद एक और मुश्किल आ रही थी। कहीं किसी इंसानी का नाम और निशान नहीं था। आदिया अंशा के कमरे से निकल कर बाहर आई तो इसे सुजान पार्किंग की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तभी वो तेज तेज कदम उठाती खुद भी इसकी तरफ बढ़ गई। सुजान वो गाड़ी निकाल रहा था जब इसने आवाज़ दी, क्या हुआ? इसकी गाड़ी के करीब लाने पर वो खिड़की में झुकी तो वो बोला, कुछ नहीं, मैं अभी एक ज़रूरी काम से निकल आया। तुम ऐसा करो, अंशा अजीम को सामान काटिश में वापस छोड़ाओ। फिलवक्त वो सामान अहमद के ख़िलाफ़ हमारी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन इससे सामान काटिश पहुँचाकर तुम इन लोगों की नज़र में अपना एतमाद ज़रूर बहाल कर लोगी। हमारे पास शख्स से निपटने के लिए बस यही एक रास्ता रह गया है। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, जो कहा वैसा करो प्लीज़। आदिया की बात दरमियान में ही काटते हुए इसने सरहद से कहा और फिर अगले ही पल बिना कुछ से कहे बोलने का मौका दिए बगैर वो जन से गाड़ी भगा कर ले गया। आदिया ने गुस्से और बेबसी से करीब खड़ी गाड़ी के बोनट पर जोर से ठोकर रसीद की, फिर पलटकर इसी कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ अंशा नामी एक लड़की अपने सफ़ेद बिस्तर पर बैठी ज़ोर और शोर से आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने जल्दी से चेहरा खुश किया था। तभी आदिया इसे देखते हुए बोली थी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, सुजान साहब ने अपनी कैद से रहा कर दिया है तुम्हें। चलो आओ, तुम्हारे शोहर के घर छोड़ आऊँ तुम्हें। इस बार इसका लहजा भी कतई अजनबी था। अंशा ज़ब्त की इंतहा को छूती चुपचाप सारा इस बात में ला गई। पूरे रास्ते इनके दोनों के दरमियान खामोशी आई रही थी। गाड़ी स्वाद के दूध में दाखिल हुई तो अचानक आदिया ने गाड़ी रोककर डैशबोर्ड से सेल उठा लिया। अगले चंद लम्हों में इसने एक नंबर निकाला, फिर गाड़ी में इसकी आवाज़ गूंजी, यहाँ सुगरा, आदिया बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अंशा के कान खड़े हुए थे, न चाहते हुए भी इनकी तरफ मुतवज्जो होगी। जो कह रही थी, हाँ, कल रात अपनी जान पर दाव लगाकर समानसार की बीवी का पता लगा लिया था मैंने। इस वक्त वो मेरे साथ है, बताओ कहाँ लेकर आऊँ? अंशा के लिए इसके अल्फाज बेहद हैरान कन थे। क्या वो और सुजान समान अहमद के खिलाफ कोई गेम खेल रहे थे? इससे पहले कि वो कुछ समझने की कोशिश करती, आदिया ने कॉल काट दी। अंशा को अपनी तरफ मुतवज्जो देकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसने कहा, तुम्हारे शोहर की सच्चाई तुम्हारे सामने लाने के लिए ये सब ज़रूरी है जो इस वक्त मैं और सुजान कर रहे हैं, लिहाजा बेहतर होगा तुम इस राज को राज रखो। अपनी बात मुकम्मल करते ही इसने जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी। अंशा ने बिना एक लफ्ज़ कहे अपना रुख फिर से खिड़की की जाना मोड़ लिया। समान अहमद की ज़मानत मंजूर हो गई थी। सुजान और उसके दोस्तों की लाख कोशिशों के बावजूद वो शख्स लाकअप से बाहर आ गया था। राई के बाद अपने ख़ास कारिंदे की ज़बानी जो सबसे पहली खबर इसे मिली वो अंशा अजीम की ये बाजियाबी थी, बिना इसे कोई नुकसान पहुँचाए। सुजान साहर की कैद से निकाल कर इसे बाफाजत समान अहमद तक लाना बलाशुबा आदिया ज़मीर चौधरी का बहुत बड़ा कारनामा था। तभी सारे धंधे पर स्पष्ट डालकर जेल से सीधा अपने घर पहुँचा। सुगरा को इसकी आमद की इत्तला मिल गई थी। तभी वो इसके हजूर हाथ बांधे फ़ौरन हाजिर होगी। अंशा कहाँ है? पहला सवाल जो इससे हुआ वो यही था। जवाबन वो हमेशा की तरह सर झुकाए दावेदारी से बोली, अपने बेडरूम में साईं। गुड, और वो लड़की क्या नाम है इसका? आदिया ज़मीर चौधरी। वो कहाँ है? इन्हें मेहमान खाने में ठहराया है साईं। हूँ, आज रात के खाने पर स्पेशल एहतमाम करो। इस लड़की से कहो मुझे इससे ज़रूरी बात करनी है। जी साईं। और सुनो, तुम्हारे सारे हुक्म इसके गोश गुजार करने के बाद अचानक इसके दिल में जाने क्या ख्याल आया कि वो बोल उठा, जाओ बाकी बातें रात को होंगी, तुम आना मेरे पास। सुगरा के लिए इसके मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, आप याद थे। तब इस आंखें बाहर आई। साईं, आप कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, दिल से कह रहा हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में जिस तरह तुमने अपना किरदार निभाया, इतना हक तो बनता है तुम्हारा। वो सच्चा खरा ईमानदार शख्स था। सुगरा भीगी आंखों के साथ मारे तश्कर के इसके कदमों में बैठ की, मैं अपनी जान देख पा कर भी आपकी मेहरबानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकती साईं। नहीं, ऐसा मत कहो, तुम्हारे भी बहुत कर्ज हैं मेरे ऊपर। बहरहाल अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, रात के खाने तक लौट आऊँगा। अपनी बात मुकम्मल करते वो उठ खड़ा हुआ। सुगरा ने भीगी पलकें साफ करके चुपचाप अस्बात में सर हिला दिया। वो वहाँ से उठकर अपने बेडरूम में आया तो अंशा बेडरूम पर नीम दराज गहरी नींद सो रही थी। वो एक नज़र से देखने के बाद फ़ौरन पलट गया। पहली फुर्सत में जो काम इससे सर अंजाम देना था वो सुजान साहर का इस इलाके से ट्रांसफ़र और फिर नायती बेरहमाना कत्ल था, जिस पर इससे बहुत होशियारी और समझदारी से प्लानिंग करनी थी। ताहम इससे पहले भी जो ज़्यादा ज़रूरी काम था वो अंशा अजीम की हिफाजत थी। इसे चोट पहुँचाने के लिए सुजान साहर या इसके साथी दोबारा फिर इसकी इज्जत पर हाथ डाल सकते थे, मगर इस बार वो अपनी कमज़ोरी किसी के हाथ में नहीं देना चाहता था। तभी सामान काटे से निकलते ही इसने जेब से मोबाइल
निकाल कर तेजी से एक नंबर प्रेस किया था। 5वीं बेल पर इसकी कॉल दूसरी तरफ से पिक हुई थी। अस्सलाम वालेकुम दादू जान, कैसे हैं आप? कॉल पिक होने पर इसने लहजे में बेशामियत समो ली थी। दूसरी जानब से आवाज़ आई, वालेकुम सलाम, आज इतने सालों के बाद हमारे पोते को कैसे दादा की याद आ गई? दूसरी लहजे में कदर शिकायत थी। वह मुस्कुरा दिया, शर्मिंदा ना करें दादू, मेरी मसरूफियत का तो पता ही आपको, महीनों आईने में शक्ल देखने की फुर्सत नहीं मिलती, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आपको भूल गया हूँ। चलो तुम कहते हो तो ऐसा ही होगा, पर खुदार को वो कैसे याद किया? एक बहुत ज़रूरी काम था आपसे दादू। हाँ कहो। दरअसल मैं कुछ रोज़ के लिए आपकी बहू को आपके पास भेजना चाह रहा था ताकि वो महफूज रहे। कौन? सुगरा? नहीं दादू, इसे यहाँ कोई मेरी बीवी की हैसियत से नहीं जानता। तो फिर दूसरी बहू है आपकी, अंशा, शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। कुछ लोग मुझे कमज़ोर करने के लिए इस पर हाथ डालना चाहते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसे कुछ रोज़ के लिए आपकी खिदमत में भेज दूँ। आपका दिल भी भूल जाएगा और वहाँ महफूज भी रहेगी। वो ठीक है, ठीक सोचा तुमने। कल शाम वो यहाँ से रवाना हो जाएगी। आप आगे आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ने चाहा तो बच्ची यहाँ बिल्कुल महफूज रहेगी। शुक्रिया दादू, मैं रखता हूँ, अब कल शाम में बात होगी। चलो ठीक है, अल्लाह की मान में। दूसरी तरफ से कॉल फ़ौरन मुनक़ता हो गई थी। समान ने गहरी सांस भरी, फिर कदम तेज़ी से अपनी पजारों की तरफ बढ़ा दिए। फिर वक्त इसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। वादी कमराट में इस रात फिर बर्फबारी हुई थी। लोग घरों में गर्म लैपों में दुबके खुश्क मेवाजात के साथ कहवा पीकर सर्दी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो इस सद मौसम में भी खुद अपने आप से लापरवाह आतिशदान के सामने बैठा सुलगते हुए अंगारों की हदत को देख रहा था कि आतिशदान की आग इसके अंदर की आग से बढ़ कर हो सकती है। जाने क्यों रह रहकर शहनशाह अज़ीम की आंखों से फूटती नफरत की चिंगारियां याद आ रही थी। 7 साल वो जिसकी जुदाई की आग में पल पल सुलगता रहा था, इसने कितने आराम से फ़कत चंद लम्हों में पराया कर दिया। क्यों इसकी मोहब्बत में सच्चाई नहीं थी? क्या वो इसी काबिल था कि 7 सालों की बर्बादी के बाद यूं धक्का दिया जाता? इसके अंदर से उठते ये सवाल सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि जहरीले सांप थे जो इसे डस डस कर नीला कर रहे थे। इसे याद आ रहा था 7 साल पहले जब अंशा अज़ीम के साथ इसकी निस्बत हुई थी तो वो कितना खुश था। इसे लगा जैसे इसे कायनात की हर चीज़ बिन मांगे ही मिल गई हो। यूनिवर्सिटी में इन दिनों इम्तहानात चल रहे थे, लिहाजा इनका पूरा ग्रुप ज़ोर व शोर से इम्तहानात की तैयारी में मसरूफ़ हो गया था। अंशा, आदिया, मईद और ख़ुद इतने मसरूफ़ हो गए थे कि इन्हें एक दूसरे की खैर खबर रखने का वक्त भी न मिलता था। अंशा की फूफो शमशाद बेगम का रवैया अंशा के साथ साथ इन दोनों माँ बेटे के साथ भी बहुत बदल गया था। अब वो जब भी मिलती इनके लबों पर मुस्कुराहट होती। इन्हीं दिनों एक रोज़ जब आखिरी पर्चा देकर एग्जामिनेशन हॉल से निकला तो जाने कहाँ से एक लड़की कत्ती इत्तेफाक से इससे टकरा गई। लंबी काटन की शर्ट में खुले पांचों वाले ट्राउजर्स के साथ वो किसी बहुत अच्छे घराने की लड़की दिखाई दे रही थी। इसके खूबसूरत सिल्की बाल नफासत से लेयर कटिंग में कटे इसके चेहरे पर बेहद भले लग रहे थे। इसने जल्दी से कहा, एम सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में थी, मैंने आपको सामने से आते हुए नहीं देखा। कोई बात नहीं। वो लड़कियों से हमेशा ही फासला रखता था। तभी मुख्तसर लहजे में बात ख़त्म करने के बाद बोला तो इसकी शराफत से मुतासर हुए बगैर ना रह सकी। शुक्रिया, मेरा नाम जरनिशा है, मैं BCom की स्टूडेंट हूँ और आप? मैं सुजान सहर MSc का तालिब इल्म हूँ। गुड। क्यों, क्या इसकी मोहब्बत में सच्चाई नहीं थी? क्या वो इस काबिल था कि 7 सालों की बर्बादी के बाद यूं धत्कार दिया जाता? सॉरी। इसके अंदर से उठते ये सवाल सिर्फ सवाल ही नहीं थे बल्कि जहरीले सांप थे जो इसे डस डस का नीला कर रहे थे। इसे याद आ रहा था 7 साल पहले जब अंशा अज़ीम के साथ किसकी निस्बत हुई थी तो वो कितना खुश था। इसे लगा जैसे इसे कायनात की हर चीज़ बिन मांगे ही मिल गई है। यूनिवर्सिटी में इन दोनों इम्तहान चला रहे थे, लिहाजा इनका पूरा ग्रुप ज़ोरों शोर से इम्तहानात की तैयारी में मसरूफ़ हो गया। अंशा, आदिया, मईद और ख़ुद इतने मसरूफ़ हो गए थे कि इन्हें एक दूसरे की खैर खबर रखने का वक्त भी ना मिलता। अंशा की फूफो शमशाद बेगम का रवैया अंशा के साथ साथ दोनों माँ बेटे के लिए भी बहुत बदल गया था। अब जब वो भी मिलती इनके लबों पर मुस्कुराहट होती। इन्हीं दिनों एक रोज़ जब आखिरी पर्चा देकर एग्जामिनेशन हॉल से निकला, जाने कहाँ से एक लड़की कत्ती इत्तेफाक से इससे टकरा गई। लंबी काटन की शर्ट में खुले पंचों वाली ट्राउजर्स के साथ वो किसी बहुत अच्छे घराने की लड़की दिखाई दे रही थी। इसके खूबसूरत सिल्की बाल नफासत से लेयर कटिंग में कटे इसके चेहरे पर बेहद भले लग रहे थे। इसने जल्दी से कहा, सॉरी, मैं थोड़ी जल्दी में थी, मैंने आपको सामने से आते हुए नहीं देखा। कोई बात नहीं। वो
वो लड़कियों से हमेशा फासला रखता है। तब भी मुख्तसर लहजे में बात ख़त्म करने को बोला तो इसकी शराफत से मुतासर हुए बगैर ना रह सकी। शुक्रिया, मेरा नाम जहनशाह है, मैं BA कॉम की स्टूडेंट हूँ और आप? मैं सुजान अहमद साहिर हूँ, MSc का तालिब इल्म हूँ। गुड, मेरा घर यहाँ पास ही है और आपका मेरा भी ज़्यादा दूर नहीं है। वो जान छुड़ाना चाह रहा था मगर वो छोड़ने को तैयार नहीं थी। तब भी खुशी से बोली, ये तो अच्छी बात है, क्यों ना एक कप चाय हो जाए। नहीं सॉरी, मैं बहुत थका हुआ हूँ। फिर सही, चलो कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ हम फिर मिलेंगे। क्या आप मुझे अपना सेल नंबर दे देंगे? प्लीज़, सेल नंबर देने में कोई हर्ज नहीं, मगर माजरत मैं सेल ज़्यादा पास नहीं रखता, लिहाजा हो सकता है आप रब्ता करें, मैं रिस्पांस ना दे सकूँ। आप प्लीज़ नंबर दे दें। रिस्पांस नहीं भी देंगे मुझे बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी करें। नोट, इसे इस रोज़ इस अजनबी लड़की को न चाहते हुए भी अपना नंबर देना पड़ा। इसके के वहम और गुमान में भी नहीं था कि इस ज़बरदस्ती के टकराव को अंशा के किन नज़रों से देखा है। फिर बिना कोई इस्तफसार करे वो खामोशी से वापस पलट गई। सुजान को खबर ही नहीं हुई कि इसके दिल में शक का बीज नमो पा चुका है। इस शाम वो घर आई तो कदरे चुप चुप सी थी। वो लैपटॉप पर काम में मसरूफ़ था, जबकि वो मिसिस सार के पास बैठी सब्ज़ी बनाने में इनकी मदद कर रही थी। साथ साथ गुफ्तगू भी जारी थी। वो लैपटॉप पर काम में मसरूफ़ होने के बावजूद गाह बगाह नज़र उठाकर इसे देख रहा था। तब भी इसने सुना वो कह रही थी, पता नहीं आनी, जब से मंगनी हुई है घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया। अब्बू तो नज़र उठाकर भी नहीं देखती रही। फूफो वो दिन भर कहीं ना कहीं निकली रहती हैं। मैं घर में अकेली होती हूँ तो इम्तियाज़ को शय मिल जाती है, बहुत बदतमीज़ी करने लगा है वो। आप सुजान की उंगलियां कोई टाइप करते हुए साख्त हुई थी। मिसिस सार के सब्जी काटते हाथ भी थम गए थे। क्या करता है वो? बहुत धीमे लहजे में उन्होंने पूछा था। मबादा ना सुन ले, मगर इसने सुन लिया था। न सिर्फ सुन लिया था बल्कि इसका रवां रवां कान बन गया था जब वो बोली। तंग करता है, कभी रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है, कभी हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, कभी तो इस कहा से भी बढ़ जाता है। मुझे बहुत डर लगता है आनी, मुझे लगता है जैसे फूफो जानबूझकर इसे मौका फ्राहम कर रही हैं, वो मेरी इज्जत ख़राब करे। सुजान में बस यही तक सुनने की हिम्मत थी। अगले ही लम्हे लैपटॉप बंद करके इसने फ़ौरन मोबाइल उठाया और फिर जल्दी से एक नंबर निकाल कर इस पर कॉल कर दी। दूसरी बेल पर इसकी कार रिसीव कर ली गई थी। हाँ हमाद, कैसे हो? फिट फाट, तुम बताओ कैसे याद कर लिया आज? दूसरी तरफ से इसका दोस्त कदरे मसरूर था। सुजान ने कमरा बंद करके आवाज़ धीमी कर ली, एक लड़का है इम्तियाज़, एड्रेस और इसकी तस्वीर तो मैं भी इरसाल कर देता हूँ। इसे बिस्तर पर डालना है, मुकम्मल बेड रेस्ट। हाँ हाँ, मैं समझ गया, तुम फिक्र ना करो। ये बताओ कब करना है? आज और अभी? और हाँ, ये सब एक हादसा लगना चाहिए, ऐसा ही होगा, बेफिक्र हो। शुक्रिया। ये इसका वही दोस्त था जिसके शहर में अदम मौजूदगी पर इसके घर जाकर इसकी माँ को ट्रिप लगाई थी। काल बंद करके वो कमरे से बाहर आया तो अंशा जाने के लिए पर तोल रही थी। वो इसके सर पर आ खड़ा हुआ। कहाँ जा रही हो? कमरा नहीं साफ करना? इसके सवाल पर सिर्फ एक बार इसने सर उठाकर देखा, फिर नज़रें झुका ली। नहीं, आज वक्त नहीं है। क्यों, कहीं जाना है? हाँ। अच्छा, पेपर्स कैसे हुए? अच्छे होंगे, पास तो हो जाओगी ना इंशाल्लाह? नाराज़ हो? इसकी आंखों में शरारत में मुस्कुराहट थी, मगर अंशा ने नज़र नहीं मिलाई। नहीं, वो जैसे कतरा रही थी। सुजान मुस्कुरा दिया। नाराज़ हो तुम? मगर मुझे वजह नहीं मालूम। वजह मालूम करके करना भी क्या है तुमने? मैं चलती हूँ, अब मुझे देर हो रही है। अम्मी देख रही हैं आप कितनी अजनबी होकर बात कर रही है मुझसे। इसका परेशान संजीदा आजार अंदाज बेकल ही तो कर गया था। तब भी सारा बेगम को शिकायत लगाई तो वो बोली, वो कुछ परेशान है सुजान, तुम्हारे अब्बू आते हैं तो आज इनसे तुम दोनों के निकाह की बात करती हूँ मैं। इतनी जल्दी हो भी इस बदशक्ल लड़की के साथ? नहीं अम्मी, आप इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकती मुझ पर। वो मज़ा के मूड में था। मंगनी के बाद वैसे भी इसका दिल बात पे बात पर मसरत में झूलता रहता था। जाने क्यों इसे छेड़ कर मज़ा आता था। इसे क्या खबर थी यही छेड़छाड़ इसकी ज़िंदगी की कहानी पलट कर रख देगी। इस वक्त भी इसके अल्फाज पर अंशा का चेहरा सुर्ख हुआ था और इसने बिना सोचे समझे अपनी उंगली से इसकी अंगूठी उतार कर इसके मुंह पर दे मारी थी। मैं बदशक्ल होना जाओ, आज़ाद किया तुम्हें अपने साथ ज़बरदस्ती के इस तलक से जिसके साथ तुम्हारा दिल करे इसके साथ रिश्ता जोड़ना। आई समझ बेयाद गुस्से में अपनी बात मुकम्मल करने के बाद रुकी नहीं थी। सुजान जैसे सख्त सा अपना मजाक पर इसका रवैया देखता रह गया। अफसोस है सुजान, वो लड़की न जाने किन किन आजमाइशों से गुजर रही है, मगर तुम वो के बजाय इसे समझाने के फजूल की आंकते रहते हो। पता नहीं कब अक्ल आएगी तुम्हें। मिसिस सार ने सब्जी उठाते हुए इसे डांटा था। वो शदीद खिफ्त महसूस करता, सर झुकाकर फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकल आया। 7 साल गुजर गए थे, अब इसकी माँ भी जिंदा नहीं रही थी। वो इन्हें कैसे बताता कि इसे अब अक्ल आ गई है, मगर वक्त के साथ फिर भी इसकी नहीं बन रही। आतिशदान में खुश्क लकड़ियाँ जल जल कर ख़त्म हो गई थी। वो सर्दी के एहसास से बेपरवाह वही रांगी चेयर पर नीम मुर्दा से वजूद के साथ पड़ा खुद भी खुश लकड़ियों की मानिंद सुलग रहा था।
रात खाने के बाद आदिया जमी चौधरी का सामना फिर समान अहमद से हुआ था। हाँ, वाइट खदर के सूट में मलबूस वजाहत के साथ तमाम रिकॉर्ड तोड़ता वो इसके साथ पर जुमान था। आदिया को इसकी सी आंखों में खुशी की एक अजीब सी चमक दिखाई दी थी, शायद अंशा की तरह वो खुद भी इससे बहुत चाहता था, तभी इसकी बदयाबी पर खुश था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अपनी सीट संभालते ही इसने सलामती भेजी थी। वो मुस्कुरा दी। वालेकुम सलाम राही, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। असल में शेर जंगल का बादशाह होता है, इसी के जंगल में इसे कैद करना कीड़े मकोड़ों के बस की बात नहीं। वो मगरूर था और इस पर गुरूर चचता था। वो इसे देखकर रहेगी सुजान साहब को बहुत हल्का ले रहे हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी ताकत और अप्रोच का अंदाज़ा है मुझे, मगर इसने बहुत मुझे हल्का किया है। शायद इसे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो किस आदमी के साथ पंगा ले बैठा है। वो शुरू से ही ऐसा है। वो बेहद जज्बाती और ईमानदार तो मैं भी हूँ, मगर खुद किसी के साथ ख्वाह मुखा मत्था नहीं लड़ाया। बहरहाल आप कैसे इसके जंगल में फंस गई? मेरा मतलब मंगनी कैसे हुई आपकी? इसे खाना शुरू करने का इशारा देते हुए इससे पूछा। वो थोड़े चावल प्लेट में डालते हुए बोली, यूनिवर्सिटी लाइफ में ही हम एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर बाद में मुझे पता चला यह पसंदगी एक तरफा है। मैं इस पर जान देती रही और किसी और पर, यहाँ तक कि मुझसे मंगनी के बाद भी इसके दिल दिमाग पर इसी का कब्जा है जो खुद शादी करवा न जाने कहाँ रपोश होगी। आप समझ सकते हैं कि कोई औरत यह अजाब कितने वक्त तक बर्दाश्त कर सकती है। भेड़ की टांग में मुंह डालते हुए इसने इस बात में सारे इलाका इससे इत्तेफाक किया था। जब वो बोली, मैंने सुना आप औरतों पर तशद्दुद करते, इनकी खरीद और फरोख्त करते हैं, अपनी बीवी को तभी पाबंद तलासल रखा है। जब मैं यहाँ आई पहली बार आपसे मिली, मैंने अपने लिए आपकी आंखों में कुछ गलत नहीं देखा। तभी मैं जान गई थी कि सुजान ने आपके ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं ज़्यादा जान नहीं है इनमें। वो सिर्फ आपको फंसा कर वाह समेटना चाहता था आवाम की, और बस सोने पर सुहागा आपकी वाइफ की आपसे वलाहाना मोहब्बत ने कर दिया। वो भी बो रही थी जब इसकी आखिरी बात पर सामान के गले में फंदा लग गया। सुगरा की जैसे जान पर बन गई थी। साईं आप ठीक है ना? हूँ। एक गिलास पानी चलाकर टिशू से ओंठ साफ करते हुए इसने बहुत तवज्जो से हादिया जमीर चौधरी की तरफ देखा था। अपनी बात मुकम्मल करें प्लीज़। आपकी वाइफ की बात कर रही थी सुजान सार की हिरासत से निकले में अगर इसका कोई तावन ना होता तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं समझा नहीं। बहुत सीधी सी बात है, आपकी वाइफ आपसे बहुत प्यार करती है। सुजान सार के सामने जख्मी शेरनी की तरह लड़ती रही। आपसे इनकी दर्जा मोहब्बत इस बात का सबूत है कि आपने कभी इनके साथ बुरा सलूक रवा नहीं रखा। विगरना यहाँ से आज़ादी के बाद वो दोबारा फिर से क्यों यहाँ आने की जिद करती हूँ? सुमान अहमद की गनी मूछू तले मुस्कुराहट गहरी थी। वो फॉरेस्ट ऑफिसर यानी इतनी बड़ी गद्दारी के लिए माफ़ नहीं करेगा आपको। नहीं, इसे कभी नहीं पता चल सकता कि मैंने इसकी पीठ में छुरा घोंपा है। गुड, वैसे मैं गद्दारों को माफ़ नहीं करता। सजाए मौत के बाद इनकी लाश को भी दफनाने की इजाज़त नहीं देता। मैं जंगल में इबरत के लिए छोड़ देता हूँ। चमकती आंखों के साथ मुस्कुराते हुए इसने गोया इसे मतला किया था। हादिया के चेहरे की मुस्कुराहट गायब होगी। पहला ख्याल जो इसके दिमाग में आया वो जब्बार अहमद का था। यकीनन इस शख्स ने इसकी लाश भी जंगल में ही कहीं फेंकी होगी। क्या हुआ? आप तो परेशान हो गई हैं। इसके लबों की गायब होती मुस्कुराहट समान अहमद से मख्फी नहीं रह सकी थी। हादिया ने नफ़ी में सारे लाया। परेशान नहीं, बात थोड़ा अजीब लगा कि आप इतने सख्त दिल नहीं लगते। कुछ मामलों में दिल को सख्त करना पड़ता है। ठंडाई से मुस्कुराहट से हुए इसने खीर का डोंगा उठा लिया। हादिया इस बार खामोश रही। खाना खाने के बाद सुगरा ने इसे गेस्ट रूम तक पहुंचा दिया था। हादिया को कमरे तक पहुंचाकर वो वापस आई तो सामान सेब काट रहा था। क्या खबर है? इसे देखते ही इसने पूछा। गद्दार नहीं है, आपकी खैर ख्वाह है, इसने इससे कहा जैसे इसे हादिया पर पूरा यकीन हो। अच्छी बात है, मगर फिर भी नज़र रखना, गद्दार चाहे मेरा हो या दुश्मन का, मेरी अदालत में इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। जी साईं, ताबेदारी से हाथ बांधे खड़ी सुगरा यही कह सकी थी। सामान कुछ देर सेब काट कर खाता गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उठकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया जहां अंशा अभी बाथरूम से फारग होकर आई थी। वो इसे बदले हुए रूप में देखकर बेहद मसरूर हुआ। कैसी हो? तुम्हारी किडनैपर की फियांसी बता रही थी कि तुमने फिर से मेरी कैद में आने के लिए इसके साथ भरपूर तावन किया। वजह जान सकता हूँ इसकी? हाँ। इसे अपने मुकाबल देकर इस बार इसने नफरत से मुंह फेरा था। वो मसरूर से आगे बढ़ गया। तो बताओ, पुलिस में जाने के लिए बेचैन हो रहा हूँ, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर
थोड़ी बहुत समझबूझ रखने वाला बंदा भी अंदाज़ा कर सकता है जिस शख्स ने तुम्हें शिकस्त देने के लिए तुम्हारी बीवी को हथियार बनाना चाहा, इसका मेरे साथ सलूक कैसा हो सकता था। तुम जितने भी बुरे हो, मगर तुम्हारी तावीर में अब तक मेरी इज्जत की चादर मैली नहीं हुई। मर्द के बच्चे की तरह अपना कोल निभाया तुमने, मगर वो ऐसा क्यों करता? इसका सबसे पहला वार मेरी इज्जत पर ही होना था। फिर मैं वहाँ से भागने की कोशिश न करती। चलो ठीक है, मान लिया, मगर वहाँ से फरार होकर तुम कहीं और भी तो जा सकती थी। वापस मेरी कैद में ही क्यों आई, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो किस मिजाज का बंदा हूँ मैं। हाँ जानती हूँ, मगर कहाँ जाती? इस बाप और फूफी के पास, जिन्होंने खुद तुम्हारे साथ मेरा सौदा कर दिया। अगर वहाँ जाती तो फिर किसी और के साथ सौदा कर देते मेरा, फिर क्या करती मैं? कैसे इज्जत महफूज रखती है अपनी? यहाँ तो जगह जगह भेड़िए दनाते हुए फिर रहे हैं, ना उम्रें देखते हैं, ना जिन छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियाँ रोज़ाना इनकी एवानात की भेंट चढ़ जाते हैं, मगर कोई सदे बाप करने वाला नहीं। फिर मैं कहाँ जाती? मैं हूँ, यानी कि तुम मानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना अहम और अच्छा इंसान हूँ। इस बार वो मुस्कराया तो वो फ़ौरन बोली, अच्छे इंसान तो नहीं हो तुम, मेरे माफ़ी ज़रूर हो। चलो किसी लिहाज से तो अच्छा ही हुआ। वैसे वो लड़की बता रही थी कि इस फॉरेस्ट ऑफिसर के सामने बड़ी शर्नी बनी रही थी तुम। मैं तो समझ रहा था सिर्फ मेरे लिए एटम बम बनी फिरती हो, मगर ये तो अब पता चला कि तुम तो हर जगह ही ऐसी हो, ज़ख्मी नागन। अपनी बात पर वो खुद ही मुस्करा कर महफूज हुआ। अंशा सर झुकाया अपने आंसू जब्त करने की कोशिश करती रही। तभी वो फिर बोला, अच्छा बात सुनो, वो जो लड़का था तुम्हारा कज़न जिससे इश्क करती थी तुम बकूल, तुम्हारे कज़न के, क्या इसने धोखा किया तुम्हारे यहाँ? वो खुद अपने गले पर छुरी फेरते इसने इकरार में गर्दन लाई थी। क्यों? पता नहीं। इस सवाल का जवाब तो मैं खुद भी ढूंढ रही हूँ इतने सालों से। हो सकता है इसने धोखा ना किया हो, मैं तुम्हारी गलतफहमी हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से इसकी बेवफाई देखी है। क्या किया था इसने? किसी और लड़की के साथ गलत तलकात बना रखे थे इसने। नहीं, गलत अलकात बनाने वाला शख्स नहीं था वो। फिर किसी और लड़की के साथ सच्ची मोहब्बत ही से। तुम्हें कैसे पता चला? इस लड़की ने बताया था मुझे। वो झूठ भी तो बोल सकती है। हाँ, मगर इस वक्त इसने झूठ नहीं बोला था। तुम ये कैसे कह सकती हो? सबूत देखे थे तुमने? मैंने। क्या वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत थी? नहीं। फिर तुम्हें क्यों मोहब्बत हुई इससे? इन एक ही घर में गट्ठे पल कर जवान हुए थे हम। मोहब्बत कब नकब लगाकर दिल में घुस बैठी पता ही नहीं चला। इसकी बेवफाई पर कुछ भी नहीं कहा तुमने इससे? क्या कहती? मुझे इन दोनों पर लानत भेजने का मौका ही नहीं मिला, और मेरे कज़न ने तुम्हारे साथ सौदा तय कर दिया मेरा। वो जो इसकी शक्ल देखने की रवादार नहीं थी, अजीब मुआवजा हुआ था कि इसके साथ अपना माजी शेयर कर रही थी, बिला खौफ खतरा अपने कीमती इसके सबूत कर रही थी। जितना वो खुश और हैरान होता कम था। तब भी मुस्कुराते हुए बोला, अपनी रजा से तो खैर नहीं किया इसने। ये तो मुझे तुमसे पहली नज़र में मोहब्बत होगी थी, लिहाजा तुम्हारी प्यारी फूफी ने बेटे की जान के सदके खुशी खुशी तुम्हें मेरे सुपुर्द कर दिया। मैं दरमियान में ना आता तो आप तुम इसी स्टूपिड से कज़न की बीवी बनकर हैदराबाद की किसी तंग गली में गल सड़ रही होती। यही तो दुख है मेरा, कोई भी अपना नहीं मिला। हा हा हा, इतने दुख न पालो अंदर। वो ये जो दुख होते हैं ना, घुन की तरह मानिंद रहकर खा जाते हैं, जानती हूँ, मगर कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। समान अहमद के सामने बैठी हुई वो इस वक्त पहले वाली अंशा से कति मुख्तलिफ थी। तभी वो मोहब्बत पाश नगाहों से देखते हुए बोला, सही कहा, मेरे ख्याल में मैं कहाँ से तुम्हें आज़ाद कर देना, तुम चाहो ना चाहो, मगर मैं दिल से चाहता हूँ तुम्हें। बस अब कभी परेशान मत करना। हाँ, इस फॉरेस्ट ऑफिसर से कुछ FIR दर्ज करवाई है मेरे खिलाफ, जिसमें एक औरतों पर जुल्म व तशद्दुद और इसकी खरीद व फराख्त भी किया। यकीनी तौर पर अदालत मेरे बारे में तुम्हारा बयान लेगी। अब ये तुम पर मुनसर है तो किसका साथ देती हो, इस फॉरेस्ट ऑफिसर का या अपने शोहर का? अंशा ने इसकी बात पर सर झुका लिया, फिर अपने हाथों के नाखनों से खेलते हुए बोली, बेफिक्र हो, इस फॉरेस्ट ऑफिसर के खिलाफ हर जंग में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इतनी मेहरबानी किस लिए? स्याह चमकती आंखों से इसकी तरफ देखते हुए मुहिम सा मुस्कराया, पूरी दुनिया में मेरे वाइद महफूज हो इसलिए इसने जवाब में कहा। अंशा के जवाब में इसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी की थी। स्याह रोशन नगाहें फतह के एहसास से लबरेज थी। शुक्रिया, चलो आप अपनी ज़रूरी तैयारी कर लो, कल सुबह हमें दादू की तरफ निकलना है। जब तक मैं इस फॉरेस्ट ऑफिसर से निपट नहीं लेता तुम दादू के पास महफूज रहोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो पहले हुआ वो फिर से दोबारा हो। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? बराह रास्त इसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। अंशा के पास सवाए चुपचाप सारा इस बात में ला देने के और कोई ऑप्शन नहीं था। इसे खबर ही नहीं थी कि ज़िंदगी इसके साथ कैसा नया खेल करने जा रही हो। जी तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होती है 5वीं किस्त। तो आपको कैसा लगा ये नावल? जल्द मिलेंगे एक और किस्त के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।